हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विनय मालवी, आप लोगों का बायोलॉजी टीचर। आज अपन क्लास 11 की फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं और यूनिट का नाम है डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। और इसमें अपन सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। तो स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट चैप्टर से। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 की फर्स्ट यूनिट। तो यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हैं और इस यूनिट का नाम है डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, कि लिविंग वर्ल्ड में क्या क्या डायवर्सिटी है। फर्स्ट चैप्टर अपन देखेंगे और फर्स्ट चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। तो जब अपन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड, तो सबसे पहला क्वेश्चन अपने दिमाग में आता है कि लिविंग शब्द किस चीज के लिए यूज किया जाता है, या फिर अपन बोल सकते हैं कि लिविंग का मतलब होता क्या है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है जो डिफाइन करती है लिविंग को, इसको समझते हैं अपन। तो जब भी बात आती है ऑर्गेनिज्म को लिविंग या फिर नॉन लिविंग बोलने की, तो यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है जो डिफाइन करती है पर्टिकुलरली लिविंग ऑर्गेनिज्म को और अलग करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से। तो जब अपन लिविंग ऑर्गेनिज्म की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज अपन बोल सकते हैं जैसे ग्रोथ एक प्रॉपर्टी हो गई, रिप्रोडक्शन एक प्रॉपर्टी हो गई, एनवायरमेंट में स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई। फिर एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है मेटाबॉलिज्म, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस अपने बॉडी के अंदर हो रही है ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि वही केमिकल रिएक्शंस अपने को जिंदा रख पा रही है या फिर अपन उसी के कारण लिविंग है। तो अगर अपन बात करें कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में तो देखते हैं अपन, तो लिखते हैं अपन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म के। अगर सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में अपन बात करें तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ग्रोथ। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में अपन बात करें तो रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो सकता है, रिप्रोडक्शन एक फीचर है। अगला अगर अपन एक फीचर के बारे में बात करें जो बताता है कि ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो वो फीचर है कॉन्शियसनेस, या फिर इसे अपन बोल सकते हैं रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, किस तरीके से अपन रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई को। तो लिख सकते हैं अपन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं जिसके थ्रू अपन देख के बता सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म लिविंग है या फिर वो ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग है। तो स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहले फीचर से। तो फर्स्ट फीचर है अपना ग्रोथ। तो जब अपन ग्रोथ के बारे में बात करते हैं तो ग्रोथ का मतलब ही होता है साइज का इंक्रीज होना, मास का इंक्रीज होना, या फिर सेल का नंबर इंक्रीज होना। तो अपन इसमें लिख सकते हैं अपन इंक्रीज इन साइज, और फिर इसमें लिख सकते हैं अपन इंक्रीज इन मास, या फिर अपन लिख सकते हैं इंक्रीज इन सेल नंबर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं जिसके थ्रू अपन बता सकते हैं, इन सब चीजों को देख के बता सकते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म है वो ग्रोथ शो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में अपन बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म डेफिनेटली ग्रोथ शो करते हैं, उनका साइज बढ़ता है। जैसे प्लांट की बात करें तो प्लांट का साइज पहले छोटा रहता है, फिर उसके बाद उसका साइज बढ़ता है, धीरे धीरे ट्री की फॉर्मेशन होती है। मास बढ़ता है, मास भी बढ़ता है, और मास बढ़ रहा है इसका मतलब क्या, मास कैसे बढ़ रहा है। पहले मान लो एक सेल था, एक ऑर्गेनिज्म था जिसके पास बहुत कम सेल्स थे, 4 या 5 सेल थे, पर धीरे धीरे वो सेल डिवाइड होने लगे और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म था तो बहुत सारे सेल्स की फॉर्मेशन होने लगी। तो क्या बोलेंगे अपन, वहां पे सेल का नंबर बढ़ रहा है, और क्योंकि सेल का नंबर बढ़ रहा है तो 100% वहां पे क्या बढ़ रहा है, मास भी बढ़ रहा है। तो अपन देख सकते हैं कि ग्रोथ जो होता है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखी जाती है। बट अगर अपन बात करें नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें माउंटेन्स की, तो जो माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स भी ग्रोथ शो करते हैं। अब बात आती है जब माउंटेन्स ग्रोथ शो करते हैं तो ये जो माउंटेन हो गए इन्हें लिविंग कहा जाए या फिर नॉन लिविंग कहा जाए। तो यहाँ पे जो माउंटेन्स होते हैं ग्रोथ तो शो करते हैं, बट ये जो ग्रोथ होती है ये एक एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, ये बाहरी ग्रोथ होती है, बाहर की तरफ से ग्रोथ होती है। होता क्या है, तो माउंटेन में बाहर से अकमलेशन होने लगता है और उसी अकमलेशन के कारण माउंटेन्स में ग्रोथ देखी जाती है। तो अपन माउंटेन्स में लिख सकते हैं ग्रोथ इज सीन फ्रॉम आउटसाइड। जो माउंटेन में ग्रोथ होती है, जो ग्रोथ होती है ये कहां से देखी जाती है, बाहर से देखी जाती है। बट अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें अपन तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करते हैं, और वो जो ग्रोथ होती है वो इंटरनल ग्रोथ होती है। सेल्स का बढ़ना, मास बढ़ना, ये सब इंटरनल ग्रोथ होती है। तो अगर अपन बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में अगर अपन बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोस इंटरनली।
लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ को शो करते हैं, ग्रोथ की प्रोसेस को शो करते हैं, बट कैसे करते हैं? इंटरनली ग्रोथ की प्रोसेस को शो करते हैं। तो अगर अपन बात करें ग्रोथ एक अकेले फीचर के बारे में कि क्या ये एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो इसे अपन डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल सकते, क्योंकि क्या होता है, कई नॉन लिविंग थिंग्स जैसे माउंटेन हो गए, कई नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रोथ शो करते हैं, भले ही वो ग्रोथ एक्सटर्नल हो, बट ये एक परफेक्ट या फिर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो अपन लिख सकते हैं, यहां पे पॉइंट लिख सकते हैं कि ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ग्रोथ के बारे में अगर अपन ध्यान दें तो ग्रोथ का मतलब ये होता है साइज का बढ़ना, मास का बढ़ना, या फिर सेल्स के नंबर का बढ़ना। ये सारी कुछ जो प्रॉपर्टी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखी जाती है, और इसीलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ जो करते हैं वो इंटरनल ग्रोथ करते हैं, अंदर से ग्रोथ करते हैं। बाहर से भी ग्रोथ होती है, इंटरनल ग्रोथ के कारण ही बाहर से ग्रोथ दिखती है। बट अगर अपन नॉन लिविंग थिंग्स पर्टिकुलरली माउंटेन्स के बारे में बात करें, ये भी ग्रोथ शो करते हैं, बट यहां जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ होती है एक्सटर्नल ग्रोथ होती है। एक्सटर्नल ग्रोथ मतलब ग्रोथ बाहर से हो रही है, इसीलिए ग्रोथ को एक प्रॉपर्टी नहीं मानी जा सकती लिविंग ऑर्गेनिज्म की, या फिर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते, क्योंकि कई नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी ग्रोथ शो करते हैं। तो ये हो गई अपनी पहली प्रॉपर्टी। अब अपन देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में। वो सेकंड प्रॉपर्टी है रिप्रोडक्शन। तो सेकंड प्रॉपर्टी देखेंगे अपन रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं अपन। सेकेंड प्रॉपर्टी है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो अपन सभी को पता है कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करते हैं। इसमें होता क्या है, तो इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो जनरली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को शो करते हैं। और जैसी ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी, या फिर अपन बोल सकते हैं ऑर्गेनिज्म जैसी हायर ऑर्गेनिज्म बनता है या फिर कॉम्प्लेक्स होता है, तो डायरेक्टली अपने को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। अब रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन तो अपने को पता है, बट बात आती है कि क्या रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो सकती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो यहां पे अपन सबसे पहले एक बात करेंगे एक ऑर्गेनिज्म की जिसे बोला जाता है म्यूल्स। म्यूल्स जो होता है ये हाइब्रिड होता है हॉर्स और डोंकी का। तो अपन म्यूल्स के बारे में लिख सकते हैं कि इट इज अ हाइब्रिड ऑफ हॉर्स एंड डोंकी। ये जो होता है ये हाइब्रिड होता है हॉर्स और डोंकी का। और क्योंकि ये हाइब्रिड है, देखा गया है कि म्यूल्स जो होते हैं ये स्टेराइल होते हैं, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को शो नहीं करते हैं या फिर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को शो नहीं करते हैं। अब बात आती है कि म्यूल्स रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को शो नहीं करते, स्टेराइल्स होते हैं, पर क्या म्यूल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है? तो अपन सभी को पता है कि म्यूल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बट यहां पे कुछ प्रॉपर्टी होती है जैसे रिप्रोडक्शन जो हो गई, ये प्रॉपर्टी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहा जा सकता। उसी तरीके से कई बार देखा जाता है कुछ ह्यूमन कपल्स होते हैं जो इनफर्टाइल होते हैं, वो इनफर्टाइल ह्यूमन कपल भी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस शो नहीं कर सकते, बट क्योंकि वो ह्यूमंस है तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसीलिए जब रिप्रोडक्शन के बारे में अपन बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मानी जाती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो अपन यहां पे सेकेंड एग्जांपल लिख सकते हैं इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। तो जो इनफर्टाइल ह्यूमन कपल होते हैं वो लोग भी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को शो नहीं करते, इसीलिए अपन बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिख सकते हैं अपन रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और रही बात नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस शो ही नहीं करते। ऐसा नहीं है कि एक पेन है तो पेन से दो पेन्स बन गए, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म शो नहीं करते। बट कई कंडीशन ऐसी होती है जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है बट वो लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन की प्रोसेस शो नहीं कर रहा है। तो यहां पे बात आती है कि क्या रिप्रोडक्शन को अपन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी माने या ना माने। तो अगर अपन साइंटिफिकली सोचे तो रिप्रोडक्शन होती है एक प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, बट सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं।
अब अगर अपन थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो थर्ड प्रॉपर्टी है रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। तो अपन सभी को पता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये अवेयर होते हैं अपने सराउंडिंग की। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बुक पढ़ रहा हूं तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म या फिर कोई भी पर्सन मेरे साइड से गया तो मैं भले ही बुक पढ़ रहा हूं पर मेरे को पता चल जाता है कि हाँ कोई ऑर्गेनिज्म मेरे साइड से गया है। तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अवेयर होते हैं अपने एनवायरमेंट के लिए, सराउंडिंग के लिए, और वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। बट अगर अपन बात करें रिस्पॉन्ड करने की तो कई ऑर्गेनिजम्स, जैसे अगर इंसानों की बात करें तो इंसानों में भी कई ऐसे इंसान होते हैं जिसे कोमा होता है, कोमा में होते हैं। वो जो ऑर्गेनिज्म या फिर वो जो इंसान जो कोमा में होते हैं वो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। कई बार क्या होता है उस पेशेंट से मिलने के लिए कई फैमिली के लोग आते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी वो जो पेशेंट्स रहते हैं कोमा वाले पेशेंट वो लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं। तो अब बात आती है कि क्या वो जो कोमा वाला पेशेंट है उसे लिविंग तो कहेंगे अपन, क्योंकि वो लिविंग है, वो बाकी की प्रोसेस कर रहा है, बॉडी के अंदर की प्रोसेस कर रहा है, बट वो बाहर से एक्सटर्नली रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है। तो बात आती है कि क्या रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक प्रॉपर्टी होंगी, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होंगी। तो हाँ, इसे अपन कह सकते हैं कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होंगी। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है अगर कोमा पेशेंट्स की अगर अपन बात करें तो कोमा पेशेंट्स में पर्टिकुलरली वो पेशेंट्स कई बार होता है कि मेडिसिन को रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर वो मेडिसिन को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो अपन कह सकते हैं कि हाँ वो ऑर्गेनिज्म क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो यहां पे पर्टिकुलरली बात की जाती है कोमा पेशेंट्स की। कोमा ऐसे पर्सन की बात की जाती है जो कोमा में होते हैं, वो लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, बट कई बार भी कई कोमा के पेशेंट देखे जाते हैं जो क्या करते हैं, मेडिसिन को रिस्पॉन्ड करते हैं। तो अगर अपन बात करें रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, या फिर अगर अपन बात करें इसके बदले एक और शब्द यूज कर सकते हैं अपन, कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस या फिर रिस्पॉन्ड करने की अगर अपन बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक एग्जैक्ट और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो सकती है, क्योंकि ऐसा कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है या फिर है जो इस रिस्पॉन्ड करने की प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करता है। तो अपन लिख सकते हैं कि इट इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या है, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। क्यों? क्योंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करते हैं, अपने पास सेंस ऑर्गन्स है, अपन रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। इवन अगर कोमा पेशेंट्स की बात करें तो उनका जब ट्रीटमेंट चलता है, उनको जो मेडिसिन दी जाती है वो लोग कई बार उस मेडिसिन को रिस्पॉन्ड करते हैं और वो लिविंग होते हैं। तो अगर अपन बात करें तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स में से कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक सबसे बेस्ट है जो डिफाइन करती है पर्टिकुलरली लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो वो कैरेक्टरिस्टिक होती है रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, या फिर इसे अपन बोल सकते हैं कॉन्शियसनेस। अगले अगर एक और फीचर के बारे में अपन बात करें तो नेक्स्ट फीचर हो सकता है मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट फीचर जो हो सकता है वो हो सकता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के बारे में जब अपन बात करते हैं तो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस अपने बॉडी के अंदर होती है वो सारी केमिकल रिएक्शंस को मिला के कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। तो अपन लिख सकते हैं सम ऑफ all the chemical reactions inside the cell, या फिर अपन बोल सकते हैं ऑर्गेनिज्म। तो जितनी भी केमिकल रिएक्शन जो अपने सेल के अंदर हो रही है या फिर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही है, इन सब केमिकल रिएक्शंस को मिला के बोला जा सकता है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म के बारे में अपन बात करें तो रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, ये सारी केमिकल रिएक्शन जो अपने बॉडी के अंदर हो रही है एक तरीके का मेटाबॉलिज्म है। अब रही बात क्या मेटाबॉलिज्म को अपन बाहर कर सकते हैं, तो 100% मेटाबॉलिज्म को लेबोरेटरी में परफॉर्म किया जा सकता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में लेबोरेटरी में मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म किया जा सकता है। बट मेटाबॉलिज्म का मतलब ही क्या होता है कि जितनी भी केमिकल रिएक्शन एक सेल के अंदर हो रही हो या फिर ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही हो, भले ही अपन इसको एक्सटर्नली लेबोरेटरी में परफॉर्म कर सकते हैं, बट देन ऑल्सो जो मेटाबॉलिज्म होती है एक एग्जैक्ट या फिर अपन कह सकते हैं एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो इसे अपन लिख सकते हैं इट इज ऑल्सो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म।
तो ये भी क्या है, ये भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती है, फिर कैरेक्टरिस्टिक होती है जो बता सकती है कि एक ऑर्गेनिज्म लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। तो अगर अपन स्टार्ट करें फर्स्ट से, तो सबसे पहले अपन ने देखा था ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ में अपन ने देखा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइज बढ़ता है, मास बढ़ता है, उसका नंबर बढ़ता है सेल्स का। बट वहां पे एक एक्सेप्शन अपन ने ये पढ़ा था कि नॉन लिविंग थिंग्स जैसे माउंटेन्स की भी ग्रोथ हो रही थी, बट वो जो ग्रोथ हो रही थी वो एक्सटर्नल ग्रोथ हो रही थी। और भले ही जब अपन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रोथ होती है वो इंटरनल ग्रोथ होती है। इसीलिए क्योंकि वहां नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी ग्रोथ शो कर रहे थे, इसीलिए उसको अपन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मान रहे थे। सेकंड प्रॉपर्टी अपन ने देखा फिर रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस अपन सभी को पता है कि इसमें एक ऑर्गेनिज्म नए ऑर्गेनिज्म को बर्थ देता है, बट कई बार देखा जाता है कि ऑर्गेनिज्म लिविंग तो है बट वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस शो नहीं करता है। फॉर एग्जांपल अगर अपन म्यूल्स की बात करें, जो हाइब्रिड होता है हॉर्स और डोंकी का, ये जो होते हैं ये स्टेराइल होते हैं, ये आगे चल के फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं करते या फिर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को शो नहीं करते, पर फिर भी ये ऑर्गेनिज्म लिविंग होते हैं। इसीलिए अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसे भी अपन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक या फिर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते, क्योंकि कई ह्यूमन कपल्स में भी देखा जाता है कि उनकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण वो लोग रिप्रोडक्शन की प्रोसेस शो नहीं कर पाते। इसका मतलब ये नहीं कि वो ऑर्गेनिज्म लिविंग नहीं है, बस ये है कि वो प्रॉपर्टी उनको उस वक्त सूट नहीं हो रही है। तो इससे भी अपन रिप्रोडक्शन को भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मान सकते। अगले अगर अपन प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। पर रिस्पॉन्ड करने की जब बात होती है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड तो करते हैं, बट बात क्या आती है कि जो पेशेंट कोमा में है क्या वो पेशेंट रिस्पॉन्ड करते हैं? तो हाँ अपन कह सकते हैं वो पेशेंट रिस्पॉन्ड करते हैं। क्या होता है जब उनकी मेडिकल प्रोसेस चालू रहती है, जब उनको मेडिसिन दी जाती है, तो कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो मेडिसिन को रिस्पॉन्ड करते हैं और कई बार ठीक भी होते हैं कोमा से। तो इसीलिए अपन कह सकते हैं कि रिस्पॉन्ड करना या फिर कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो सकती है। इसके अलावा भी अगर एक प्रॉपर्टी की बात करें अपन तो लास्ट प्रॉपर्टी थी मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब जितनी भी केमिकल रिएक्शंस बॉडी के अंदर हो रही है वो सारी प्रॉपर्टी सारी केमिकल रिएक्शंस। तो अगर अपन बात करें तो जितनी भी केमिकल रिएक्शन सेल या फिर ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही है, यही केमिकल रिएक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट या फिर अपन कह सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो सकती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। इन केमिकल रिएक्शन को लेबोरेटरी में बाहर परफॉर्म किया जा सकता है, बट मेटाबॉलिज्म का मतलब ही होता है कि सारी केमिकल रिएक्शन जो सेल या ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही है। तो दो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी अपने को मिली, एक है रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई और एक है मेटाबॉलिज्म। तो अभी अपन ने देखा लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में। अब अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसे बुलाते हैं नॉमेनक्लेचर। जब बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की, तो नॉमेनक्लेचर एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नाम दिया जाता है। अब नाम देना क्यों जरूरी है? तो ये अपन सभी को पता है कि अगर नाम होगा तो लोग उसे पहचान पाएंगे उस नाम से। अब होता क्या है, तो नॉमेनक्लेचर एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म को नाम तो दिया जाता है, बट वो नाम जो होता है वो एक ऐसा नाम होता है जो पूरी दुनिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में सेम होना चाहिए। कि अगर मैं इंडिया में हूं तो वो नाम ले रहा हूं तो सामने वाले को समझ में आ रहा है कि मैं किसका नाम ले रहा हूं, या फिर मैं अगर यूएस में जा रहा हूं और यूएस में जाने के बाद वो नाम ले रहा हूं तो सामने वाले को समझ में आ रहा है कि मैंने किस ऑर्गेनिज्म का नाम लिया है। अब होता क्या है, तो जब नॉमेनक्लेचर की प्रोसेस होती है तो नॉमेनक्लेचर की प्रोसेस होने के बाद जो नाम दिया जाता है ऑर्गेनिज्म को, उस नाम को कहा जाता है साइंटिफिक नेम, या फिर उसको बुलाया जाता है बायोलॉजिकल नेम। क्योंकि अपन बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए उसको साइंटिफिक नेम भी बोल सकते हैं या फिर बायोलॉजिकल नेम भी बोल सकते हैं, या फिर उसके बदले दो और शब्द अपन यूज कर सकते हैं। अगर अपन ने वो प्लांट का नाम दिया है तो उसे अपन बॉटेनिकल नेम भी बोल सकते हैं, या फिर अगर अपन ने वो नाम किसी एनिमल का दिया हुआ है तो उस नेम को अपन जूलॉजिकल नेम भी बोला जा सकता है। तो अपन अब एक नया टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर। तो जब नॉमेनक्लेचर के बारे में अपन बात करते हैं तो नॉमेनक्लेचर में जो ऑर्गेनिजम्स को नाम दिया जाता है उन नाम को या तो अपन साइंटिफिक नेम बोल सकते हैं, साइंटिफिक नेम बोल सकते हैं, या फिर उसे अपन बायोलॉजिकल नेम बोल सकते हैं, या फिर उसे अपन कह सकते हैं बॉटेनिकल नेम। बॉटेनिकल नेम, बॉटेनिकल नेम जनरली बोला जाता है प्लांट्स के केस में, बॉटेनी शब्द यूज किया जाता है प्लांट्स के लिए, और या फिर उसे अपन बोल सकते हैं जूलॉजिकल नेम। जूलॉजिकल नेम, और ये पर्टिकुलरली बोला जाता है एनिमल्स के केस में। तो ये कुछ अलग अलग नाम रखने के बाद ये नाम होता है साइंटिफिक नेम या फिर बायोलॉजिकल नेम। प्लांट्स के केस में बॉटेनिकल नेम बोला जाता है और एनिमल्स के केस में जूलॉजिकल नेम कहा जाता है। तो ये हो गया नॉमेनक्लेचर। अब होता क्या है, तो नॉमेनक्लेचर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि होता क्या है, अलग अलग अगर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो अलग अलग एरिया में उस ऑर्गेनिज्म के लोकल नेम्स भी होते हैं।
तो लोकल नेम्स होने के कारण क्या हो सकता है कि बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। अगर मान लो किसी ऑर्गेनिज्म का लोकल नेम है और मेरे को सिर्फ वही नाम पता है उस ऑर्गेनिज्म का, और मैं पहुंच गया किसी दूसरे कंट्री में, अब अगर मेरे को बताना है उस ऑर्गेनिज्म के बारे में और मैं वहां पे यूज कर रहा हूं लोकल नेम का, तो वो जो सामने वाला ऑर्गेनिज्म है, जो सामने वाला पर्सन है, वो उस ऑर्गेनिज्म के बारे में नहीं समझ पाएगा। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी होती है नॉमेनक्लेचर की, या फिर साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम देने की बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी होती है, क्योंकि यही एक ऐसा नाम होता है जो यूनिवर्सली या फिर पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेड होता है। तो जब नाम देने की प्रोसेस के बारे में बात करते हैं तो सारे स्पीशीज को एक ऐसा नाम दिया जाता है जो दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, और क्योंकि स्पीशीज को दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ नाम दिया जाता है, इसीलिए इस नाम देने वाले सिस्टम को बोला जाता है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो अपन लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अपन लिखेंगे ऑल स्पीशीज आर गिवन अ नेम which is consist of two components। तो सभी स्पीशीज को नाम दिया जाता है और वो जो नाम लेता है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। क्योंकि ये नाम दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, इसीलिए इस नाम देने वाले सिस्टम को बोला जाता है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। क्योंकि अपन ने देखा कि स्पीशीज को नाम दे रहे हैं और ये नाम जो दिया जा रहा है इसमें दो कंपोनेंट्स रहेंगे। देखेंगे आगे चल के कि वो दो कंपोनेंट्स क्या है। क्योंकि दो कंपोनेंट है इसलिए इस टाइप के नॉमेनक्लेचर को बोला जाता है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। और रही बात कि किस साइंटिस्ट ने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया, तो जिस साइंटिस्ट ने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया है उस साइंटिस्ट का नाम है कैरोलस लीनियस। इट इज गिवन बाय कैरोलस लीनियस। तो कैरोलस लीनियस वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि नाम देना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इन्होंने जो सिस्टम बताया था जिसके थ्रू नाम दिया गया था उस सिस्टम को बोला गया था बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो जो नाम देना था उसमें दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट थे। अब अगर अपन बात करें कि वो दो कंपोनेंट्स क्या क्या थे, तो सबसे पहला कंपोनेंट जो था इसे बोला जाता है जेनेरिक नेम। जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है इसे बोला जाता है जेनेरिक नेम, या फिर इसे अपन बोल सकते हैं जीनस। और जो सेकंड कंपोनेंट होता है इसे बोला जाता है स्पेसिफिक एपिथेट, या फिर यहाँ पे नाम होता है स्पीशीज का। तो ये हो गया स्पेसिफिक एपिथेट, या फिर अपन लिख सकते हैं स्पीशीज। तो ये दो कंपोनेंट्स होते हैं जिसके थ्रू नाम दिया जाता है। पहला कंपोनेंट होता है जेनेरिक नेम या फिर जीनस इसको बोला जा सकता है, और सेकंड कंपोनेंट होता है जिसे बोला जाता है स्पेसिफिक एपिथेट या फिर इसे कहा जाता है स्पीशीज। अगर एक एग्जांपल की बात करें अपन, तो अगर मैंगो के साइंटिफिक नेम या फिर अपन बॉटेनिकल नेम या फिर अपन बायोलॉजिकल नेम के बारे में बात करें, तो मैंगो का जो नाम होता है ये नाम होता है मेंजीफेरा इंडिका। तो ये हो गया नाम मैंगो का, जिसमें से मेंजीफेरा इंडिकेट करता है जेनेरिक नेम को और इंडिका इंडिकेट करता है उसके स्पीशीज को या फिर स्पेसिफिक एपिथेट को। तो यहां पे अपन ने देखा नॉमेनक्लेचर क्यों जरूरी है। नॉमेनक्लेचर इसीलिए जरूरी है ताकि एक ऑर्गेनिज्म का पूरे यूनिवर्स में या पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम रहे, ताकि अपन उसको कहीं पे भी जाए और उसके बारे में बात करें तो सामने वाले को समझ में आए। और वो जो नाम दिया जाता है उसे साइंटिफिक नेम बोला जा सकता है, बायोलॉजिकल नेम बोला जा सकता है, या फिर बॉटेनिकल नेम इन प्लांट्स के कंडीशन बॉटेनिकल नेम्स बोले जा सकते हैं, या फिर जूलॉजिकल नेम बोला जा सकता है एनिमल्स के कंडीशन में। दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है नाम, इसलिए इस टाइप के नॉमेनक्लेचर को बायनोमियल नॉमेनक्लेचर बोला जाता है। ये एक साइंटिस्ट ने दिया है जिसका नाम है कैरोलस लीनियस। वो दो कंपोनेंट्स होते हैं जेनेरिक नेम जीनस, या फिर सेकंड वाला कंपोनेंट होता है स्पेसिफिक एपिथेट या फिर स्पीसीज। अब अपन बात करेंगे कि जो बायोलॉजिकल नेम होता है या फिर जो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर होता है जिसमें ऑर्गेनिजम्स का नॉमेनक्लेचर किया जाता है, इसमें क्या क्या रूल्स होते हैं, जिन्हें फॉलो करना पड़ता है, और फॉलो करने के बाद ये नाम देने की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो देखेंगे अपन रूल्स के बारे में। तो अगर अपन बात करें रूल्स की, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है ICBN और एक ऑर्गेनाइजेशन है ICZN। अब अगर अपन इनके बारे में बात करें तो ICBN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर,
और ICZN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो ये कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने कुछ रूल्स बना के दिए और इन्हीं रूल्स को फॉलो करके अपन एनिमल्स और प्लांट्स के नॉमेनक्लेचर के प्रोसेस को अकम्प्लिश करते हैं। तो ICBN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, और एक होता है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी वजह से ICBN की वजह से बॉटनी मतलब यहाँ पे पर्टिकुलरली प्लांट्स के अपन नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे, और जब ICZN के बारे में बात करते हैं जूलॉजी मतलब अपन एनिमल्स के नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करते हैं। तो अब यहाँ पे अपन देखेंगे यूनिवर्सल रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर, की क्या क्या रूल्स है जो नॉमेनक्लेचर के लिए यूज होते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन यूनिवर्सल रूल के बारे में बात करें तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट यूनिवर्सल रूल होता है कि ये जो नेम होता है, जो साइंटिफिक नेम होता है, ये नेम होता है लैटिन में। लैटिन जो होता है ये पुरानी भाषा है जिसमें साइंटिफिक नेम दिया जाता है। तो अपन लिख सकते हैं साइंटिफिक नेम शुड बी इन लैटिन। ये जो नाम होगा ये कैसा होगा, लैटिन में होना चाहिए। और जब कभी भी ये बुक में प्रिंटेड रहेगा, जैसे बुक में अगर ये प्रिंटेड फॉर्म में प्रेजेंट है तो यहां पे जो फॉन्ट यूज किया जाएगा वो इटैलिक्स होगा। तो यहां पे अपन लिख सकते हैं एंड व्हेन प्रिंटेड इट इज इन इटैलिक्स। तो जब भी ये प्रिंटेड होगा तो ये किस फॉन्ट में प्रिंटेड रहेगा, इटैलिक्स फॉन्ट में प्रिंटेड रहेगा। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट रूल हो गया कि जो साइंटिफिक नेम होता है ये लैटिन में होता है, मतलब ये पुरानी भाषा है उसमें, क्योंकि पहले जो लोग थे उन्हीं लोगों ने बायोलॉजिकल नेम्स की फॉर्मेशन की है। तो जो साइंटिफिक नेम है ये लैटिन में होता है। और सबसे सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, अगर साइंटिफिक नेम अगर प्रिंटेड है बुक में तो यहाँ पे जो फॉन्ट यूज किया जाता है वो फॉन्ट होता है इटैलिक्स। सेकेंड अगर अपन बात करें यूनिवर्सल रूल की तो अपन सभी को पता है कि जो साइंटिफिक नेम होता है दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। सबसे पहला कंपोनेंट होता है जेनेरिक नेम और सेकेंड कंपोनेंट होता है स्पेसिफिक एपिथेट। तो ये सेकंड रूल हो गया। थर्ड रूल के बारे में अगर अपन बात करें तो जब भी साइंटिफिक नेम को हैंड रिटन लिखा जाता है, जब अपन हाथ से लिखते हैं तो दोनों जो नाम होते हैं, जो जेनस का नाम होता है और जो स्पीशीज का नाम होता है, दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है। तो थर्ड रूल अपना हो गया कि व्हेन इट इज हैंड रिटन देन बोथ द नेम्स are underlined separately। तो जब भी दोनों नाम को जब हाथ से लिखा जाता है, जैसे साइंटिफिक नेम लिख रहा हूं मैं मैंजीफेरा इंडिका, तो अगर मैं लिख रहा हूं मैंजीफेरा इंडिका तो मेरे को दोनों नाम को, जेनेरिक नेम को और स्पेसिफिक एपिथेट को सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा। अगर अगले इंपॉर्टेंट रूल के बारे में अपन बात करें जो एक यूनिवर्सल रूल माना जाता है नॉमेनक्लेचर का, तो ये यूनिवर्सल रूल ये है कि जो जेनेरिक नेम रहता है उसका जो जेनेरिक नेम है या जीनस का जो नाम है उसका जो पहला अल्फाबेट होगा वो कैपिटल होना चाहिए, और जो स्पीशीज होता है उसका जो पहला अल्फाबेट होगा वो स्मॉल होना चाहिए। तो अपन लिखे अगर तो लिख सकते हैं अपन जेनेरिक नेम का जो फर्स्ट अल्फाबेट है ये कैसा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। और अगर अपन लिखे सेकंड इसी में कि जो स्पीशीज होता है, स्पीशीज का जो नाम होता है उसमें जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो फर्स्ट अल्फाबेट कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। तो अगर अपन बात करें ये सारे यूनिवर्सल रूल्स को फॉलो करने के बाद अगर एक साइंटिफिक नेम के बारे में बात करें, फॉर एग्जांपल अपन देखते हैं साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमंस। तो ह्यूमंस के अगर अपन साइंटिफिक नेम के बारे में अपन बात करें तो ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम होता है होमो सैपियंस। तो होमो सैपियंस जब लिखते हैं तो सबसे पहला अगर अपन यहाँ पे यूनिवर्सल रूल फॉलो करें
तो अपन ने क्या लिखा है, जेनेरिक। यहां देखो सबसे पहली चीज कि ये जो साइंटिफिक नेम है ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, एक है जेनेरिक नेम और दूसरा है स्पेसिफिक एपिथेट। तो ये हो गया उसका जेनेरिक नेम और ये हो गया स्पेसिफिक एपिथेट। तो अपन ने एक यूनिवर्सल रूल को यहाँ पे फॉलो किया है। सेकंड, अगर यूनिवर्सल रूल के फॉलो करने के बारे में अपन बात करें तो क्योंकि मैंने इसको हैंड रिटन लिखा है तो मेरे को यहाँ पे दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन ने अगला यूनिवर्सल रूल फॉलो किया है। थर्ड, अगर अपन बात करें तो यहाँ पे जो जेनेरिक नेम होता है इसका जो फर्स्ट अल्फाबेट है ये कैसा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। तो अगर अपन ध्यान दे तो ये है जेनेरिक नेम और इसका जो फर्स्ट अल्फाबेट है उसको अपन ने कैपिटल लिखा है। और रही बात स्पीशीज की, तो स्पीशीज का जो फर्स्ट अल्फाबेट होना चाहिए होना चाहिए स्मॉल। तो ये है स्पीशीज का फर्स्ट अल्फाबेट और इसकी अगर अपन बात करें तो ये कैसा है, स्मॉल है। तो ये होता है साइंटिफिक नेम जिसको कुछ यूनिवर्सल रूल्स को फॉलो करके बनाया जाता है। इसमें एक और एडिशनल रूल है जो यूनिवर्सल रूल में ऐड नहीं है बट इसको माना जाता है कि साइंटिफिक नेम के बाद ऑथर का नाम भी लिखा जाता है बट एब्रीवेटेड फॉर्म में। फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें ह्यूमंस की तो ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस। ये जो साइंटिफिक नेम है इसको एक ऑथर ने दिया था जिसका नाम था कैरोलस लीनियस। और क्योंकि इसको कैरोलस लीनियस ने दिया था तो इसके आगे LINN एब्रीवेटेड फॉर्म में साइंटिस्ट का नाम लिखा जाता है और ये रिप्रेजेंट करता है कि हाँ ये साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहली बार बताया है इंसान के साइंटिफिक नेम के बारे में। तो ये कुछ यूनिवर्सल रूल्स होते हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है नॉमेनक्लेचर के प्रोसेस के बाद। तो ये इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, इसी को फॉलो करने के बाद एक नॉमेनक्लेचर या फिर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का नाम बनाया जा सकता है। तो अभी अपन ने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में देखा। अब अपन अगला सिस्टम देखेंगे नॉमेनक्लेचर का जिसे बोला जाता है ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। आज भी कुछ कुछ जगह कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स के लिए ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर यूज किया जाता है। यहाँ पे ट्राइनोमियल लिखा गया है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो नॉमेनक्लेचर की प्रोसेस होंगी इसमें तीन कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहेंगे। दो कंपोनेंट सेम रहेंगे, एक होगा जेनेरिक नेम, एक होगा स्पेसिफिक एपिथेट और जो थर्ड वाला कंपोनेंट होगा ये होगा सब स्पीशीज। तो अब अपन देखते हैं ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में। तो ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में जब अपन बात करते हैं तो ये तीन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। अगर इसके एग्जांपल के बारे में बात करें तो इसका एक एग्जांपल है गोरिल्ला, गोरिल्ला, गोरिल्ला। इसमें ये जो पहला गोरिल्ला लिखा है ये जीनस रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड गोरिल्ला जो लिखा है ये स्पीशीज रिप्रेजेंट कर रहा है और जो थर्ड गोरिल्ला लिखा है अपन ने ये सब स्पीशीज रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पे अगर अपन देखिए तो तीन कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, जीनस और स्पीशीज बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में भी प्रेजेंट है बट यहां पे एक नया कंपोनेंट जुड़ चुका है जिसका नाम है सब स्पीशीज। और इस तीसरे कंपोनेंट के कारण ही यहाँ पे इस नॉमेनक्लेचर को बोल दिया है ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। उसी तरीके से एक और एग्जांपल के बारे में अपन बात करें तो इंसानों का नाम होता है होमो सैपियंस और एक और लिखा जाता है इसमें सैपियंस। तो यहाँ पे होमो हो गया जीनस, स्पीशीज हो गया सैपियंस और सब स्पीशीज भी हो गया सैपियंस। अगर अपन ध्यान दे तो जीनस और जो स्पीशीज है ये दोनों का नाम सेम है और इस कंडीशन को जहां पे जीनस और स्पीशीज का नाम सेम होता है इस कंडीशन को बोला जाता है टोटोनिम्स। टोटोनिम्स। तो टोटोनिम्स क्या है? इट इज द कंडीशन वेयर जेनेरिक नेम एंड स्पीशीज या फिर स्पेसिफिक एपिथेट का जो नाम होता है वो सेम होता है। तो अपन लिख सकते हैं दैट इज हियर the generic name and specific epithet have same name। जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट का क्या रहता है, ये सेम नाम होता है। टोटोनिम्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स एनिमल्स में देखा जाता है, प्लांट्स के केस में नहीं देखा जाता है। तो अपन इसमें देख सकते हैं इट इज सीन ओनली इन एनिमल्स। ये किस में देखा जाता है? सिर्फ एनिमल्स के केस में देखा जाता है, प्लांट्स के केस में ऐसा नहीं होता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जीनस और स्पीशीज का नाम प्लांट्स में सेम हो। तो अपन लिख सकते हैं इट इज नॉट सीन इन प्लांट्स या फिर प्लांट्स के केस में से अपन नहीं देख सकते, टोटोनिम्स प्लांट्स में नहीं होता है। तो ये हो गया ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो अपन ने देखा है, सबसे पहले देखा कैरेक्टरिस्टिक्स देखी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, सेकंड अपन ने देखा नॉमेनक्लेचर के बारे में, इसमें बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर पढ़ा अपन ने, फिर रूल्स पढ़े और फिर अपन ने पढ़ा है ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे कुछ अलग अलग टर्म्स के बारे में या फिर नए टर्म्स देखेंगे जैसे सिस्टमैटिक्स हो गया या फिर आइडेंटिफिकेशन हो गया। ये सारा कुछ अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।